हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। फटाफट से रिप्लाई करो बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर स्टार्ट करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आज शुरू होने वाला है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लास्ट क्लास तक अपने पास में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म कर चुके थे, आज आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ जी, कैदी नंबर 1932 को लाया जाए, कौशल नालायक। बताओ, रिप्लाई करो बेटा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अदिति, कौशल, दिविशा, अभी, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, बाकी भी ज्वाइन करते रहेंगे, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज के सेशन में क्या होने वाला है, बेसिकली एकदम स्टार्टिंग से ही सबको पढ़ने वाले हैं अपने पास में। एवरेजन करीबन 10 से 12 नंबर, 12 टू 10 टू 12 मार्क्स का काम इसमें से कहीं नहीं गया, ये तो आएगा आएगा इसमें से। इट विल बी आपके पास में कम से कम 15 नंबर तक पहुंच सकता है काम। तो पूरे पार्ट का आपके पास में 10 से 12 नंबर यहां से आता है। असलन वेलकम बेटा, तांत्रिक बाबा की जय, वेलकम। तुषार गुड इवनिंग बेटा। दिविशा नालायक तांत्रिक बोल रहा है। सुनो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली गाइस हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज वाले पार्ट में, हम अपना पार्टनरशिप एक्ट का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ पार्टनरशिप सीखने, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन भी सीखने वाले हैं। अगर अपना टाइम कवर हुआ तो उसके साथ में हम अपना माइनर का लीगल स्टेटस भी पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो, 1 2 3 4, बाबा जी की जय जयकार। रोशनी वेलकम, थैंक यू। चलो आओ स्टार्ट करते हैं गाइस। शुरुआत होती है हमारे पास में हमारे पार्टनरशिप एक्ट के इनिशियल पार्ट की। अब सुनना चालू करते हैं, बात करते हैं, ठीक है? सुनो ध्यान से बात को। मैं गुड इवनिंग, यस अभी। सुनो ध्यान से, जय हो बाबा जी की। सुनो ध्यान से गाइस, पहला प्रोविजन, जिस तरीके से आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट बी पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, सुनना। जिस तरह आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट हुआ करता था, सेम उसी तरह से आपका पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन भी पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही हुआ करते थे, जिन्हें बाद में अलग करके एक नया एक्ट बना दिया गया था बेटा। एक बाद में नया एक्ट बना दिया गया था। तो बेसिकली स्टार्ट होती है कहानी वहीं से कि इनिशियली कुछ बातें लिखते हैं और चलो बात करते हैं। पहली बात, फर्स्ट बात क्या कि पार्टनरशिप एक्ट एक्चुअली है क्या, कहां से बनाया गया, तो लिखते हैं। लिखो द लॉ, लिखना चालू करो मेरे लाल, लिखो द लॉ रिलेटिंग टू दिस स्टैट्यूट। अच्छा, लॉ का मतलब क्या हुआ? रूल्स एंड रेगुलेशन। द लॉ रिलेटिंग टू दिस स्टैट्यूट, इस स्टैट्यूट मतलब एक्ट, इस एक्ट के रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लिखो वाज अर्लियर कंटेन। वो पहले कहा थे रे? वाज अर्लियर, लिखो कंटेन इन चैप्टर नंबर, पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 11। सेल गया था, सेल ऑफ गुड्स कौन सा था? वहां था 7, ये कौन सा? 11। पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपके पास पार्टनरशिप एक्ट के सारे प्रोविजन हुआ करते थे। मतलब एग्जांपल के लिए मान लो इतनी भारी बुक होती थी, उसमें से अलग कर दिया गया आपके पार्टनरशिप के प्रोविजन को, उसमें से अलग कर दिया गया आपके सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन को। तो ऐसे ऐसे करके बाकी एक्ट बनाए गए, रिमेंबर? तो बेसिकली चाहे इंश्योरेंस है, नेगोशिएबल है, सोगा है, ये सब इसी के पार्ट थे बेटा। ठीक है आगे, हाँ जी। तो क्या बोला भैया, जो आपके इस एक्ट के कनेक्टेड जो रूल रेगुलेशन थे वो चैप्टर 11 थे, किसके? ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गाइस। तो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके उसके पार्ट में कौन सा चैप्टर नंबर 11 डील करता था? किसको? सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के प्रोविजन को बेटा। अब बात ये तो हो गई भैया कि एग्जांपल के लिए उसका पार्ट बनता था, ठीक है, लेकिन बाद में इसे एक अलग कब किया गया, सुन लो, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं सारी बातें। तो पहली बात समझना, ये बात क्लियर है कि कब बना, कैसे क्या था? मीनाक्षी गुड इवनिंग, यस अभी, यस नया मूड नई तारीख, हाँ एग्जैक्टली। तो गाइस पहला वर्ड क्या सीखा हम लोगों ने? इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा हुआ करता था हमारा पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस, लेकिन अब सुनना क्या हुआ बाद में, लेटर ऑन, लिखता हूं इस बात को, लेटर ऑन, बाद में इन प्रोविजंस को हटा के, वो सारे प्रोविजन को हटा के एक नया एक्ट बना दिया गया। तो नाम क्या है? लेटर ऑन, लिखो इट वाज सेपरेटेड, बाद में इसे अलग कर दिया गया, सेपरेटेड इनटू ए न्यू एक्ट, इनटू ए न्यू एक्ट, बाद में इसे अलग एक्ट के रूप में बना दिया गया। कब बनाया? लिखो आफ्टर गेटिंग द असेंट,
आफ्टर रिसीविंग, किस डेट को अलग किया गया वो बता रहा हूं मैं, एनफोर्समेंट नहीं, किस डेट पे इन सारे प्रोविजन को अलग कर दिया गया था मेरे लाल, क्या बोला, आफ्टर रिसीविंग द असेंट ऑन 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को सहमति मिल गई थी, 8 अप्रैल 1932, 8 अप्रैल 1932 में इस बात की सहमति मिल गई थी कि ठीक है भैया अलग करना अलग कर दो, तो 8 अप्रैल को इसे अलग कर दिया गया था बेटा, पहला पॉइंट, ठीक है। हाँ, दूसरे पे आते हैं। अब आया मुद्दा, क्या जब अलग किया गया तो क्या सारे के सारे प्रोविजंस को अलग कर दिया गया था? अब सुनना, बड़े काम की बात आएगी यहां पर, इसीलिए आप जानोगे कि एक्चुअली कौन सा टॉपिक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। गाइस, जब इसे अलग कर दिया गया था उस टाइम पे एक सेक्शन को अलग नहीं किया था, उस सेक्शन का नाम था सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 69 इनिशियली अलग नहीं हुआ था, उसे बाद में अलग किया गया था, उसे बाद में इंक्लूड किया गया था। वो क्या था? दैट इज अबाउट द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सेक्शन नंबर 69। तो वो बात लिखी भी जाती है कि भैया अलग एक्ट बनाया गया, इस तारीख को मिला, लेकिन एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 69, ये सेक्शन डील करता है बेटा नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। दिस सेक्शन डील्स विद द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, और ये आपके सिलेबस के इस एक्ट के पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कैटेगरी में आता है। नॉन रजिस्ट्रेशन के ऊपर एग्जाम में बैक टू बैक 5 से 6 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए इस पार्ट में से। एग्जैक्टली कौशल, ज्योति यस बेटा, असलन यस नेहा, ये पूछा गया इस पार्ट में बेटा, एग्जैक्टली। तो बात क्या हुई, ये पार्ट इनिशियली आपके पास में इसको इंक्लूड नहीं किया गया, बट बाद में क्या हुआ, लिखो, ये जो एक्ट था ना, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, ये वर्ड तो पता ना, केम इनटू फोर्स का मतलब होता है बेटा जनरल पब्लिक पर किस दिन अप्लाई किया गया। ये एक्ट और इसके सारे के सारे प्रोविजन लिखो, केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर, द 1 अक्टूबर 1932। ये एक्ट तो भैया 1 अक्टूबर को जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल हो गया था, ये एक्ट तो 1 अक्टूबर 1932 को जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल हो गया था, लेकिन सेक्शन नंबर 69 तब भी एप्लीकेबल नहीं हुआ था, क्योंकि उसको बाद में इंक्लूड किया गया था। कब? लिखो, ऑन एक्सेप्ट ऑन 1 अक्टूबर, डेट वही रखी बट ईयर बदल गया, 1933। तो 1 अक्टूबर 1933 को इस एक्ट को, इस सेक्शन को भी इंक्लूड करके बना लिया गया था। बोलो यहां तक बात क्लियर है कि एक्चुअली किसका पार्ट था? ये बेसिक बातें, किसका पार्ट था, कब सहमति मिली, ये बातें पता होनी चाहिए मेरे भाई, ये बातें पता होनी चाहिए। कब बना, किसका पार्ट था, कब अलग किया गया, कब पब्लिक पर एप्लीकेबल हुआ। बोलो समझ में आया? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक बातें क्लियर है? बताओ, बेसिक बातें समझ में आई? बोलो बोलो बोलो, डन है? चलो, अपेक्षा क्या रिपीट करूं, बता बेटा, बेसिक बातें बताइए। मैंने नॉर्मली मेंशन किया कि पार्टनरशिप एक्ट के सारे प्रोविजन जो हम पढ़ेंगे अभी अपने पास, ये सारे के सारे पार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट हुआ करते बेटा। चैप्टर नंबर 11 में वो आते थे, वहां पर एक चैप्टर होता रहा, चैप्टर नंबर 11, उसी का हिस्सा बनते थे ये लोग। बाद में इन्हें अलग कर दिया गया, सहमति मिली थी, आसन कब मिला? 8 अप्रैल को उसकी सहमति मिली, अलग कर दिया, लेकिन सेक्शन नंबर 69 को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। जब अलग किया गया था तो एक सेक्शन छोड़ दिया था, क्योंकि उस सेक्शन को 1 अक्टूबर 1933 एक्ट बनने के 1 साल बाद में उसे लाया गया था, जबकि एक्ट तो जनरल पब्लिक पर 1 अक्टूबर को एप्लीकेबल हो गया था। बोलो क्लियर है? यहां तक ऑल क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, ये बेसिक बात है। अभी तो टॉपिक, अभी तो कंसेप्ट आएंगे, ये तो इसका इंट्रो वाला पार्ट है गाइस। ठीक है, आगे आता हूं। और बात बताओ सर, और बात सुनो, आपका पार्टनरशिप एक्ट कुछ नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, मतलब इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। ये लाइन लिखी जाती है, पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग, पार्टनरशिप एक्ट इज नथिंग, इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। सर मतलब? गाइस एक बात बताओ, सुनना ध्यान से बात को, सुनो 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 सुनो, ये वर्ड मैंने पहले भी याद किया, ये वर्ड मैंने पहले भी क्लास में बोला, आपने इसका रिप्लाई भी किया कि एजेंसी, एजेंट का मतलब क्या होता है? किसी के बिहाफ पर काम करने वाला पर्सन। तो जब ये लॉ में लिखा हुआ है भाई कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी है, विच मींस, इसीलिए विच मींस जब आप पार्टनरशिप पढ़ते हो तो वहां पर पार्टनर्स के लिए एक वर्ड पढ़ते हो कि पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के एजेंट्स भी होते हैं। बोलो यस और नो, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा?
पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स भी होते हैं। हाँ हाँ, ब्रेकअप हो गया था उनका, हाँ ऑल क्लियर तुषार कह रहा है, नाइस, थैंक यू वेरी मच बेटा। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या हुआ? जो एजेंसी वर्ड सुनते हैं ना, पार्टनर आपस में एजेंट होते हैं, ये वर्ड एजेंसी लॉ से निकल के आया, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट उसी से निकल के आया, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है गाइस। बोलो क्लियर हो गया? हाँ, यस वेरी गुड ज्योत। द लास्ट वन इज, लिखता हूं शॉर्ट में, तो बताओ ये एक्ट कहां कहां पर एप्लीकेबल है? कॉमन सी बात सर, जब ये था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, तो ये भी कहां पर एप्लीकेबल है? लिखो, इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ये पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। पहले ये भी जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, लेकिन अब ये भी जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल है आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द वर्ड क्या निकला? होल ऑफ इंडिया। तो याद रखना, आज के दिन आप कहीं भी चले जाओ इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, वहां भी इसके प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे प्रैक्टिकल सेंस के अंदर। तो ये था गाइस इसका इंट्रो वाला हिस्सा। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आते, बट ये पता होना चाहिए। बोलो समझ में आया आपको? यस बेटा अपेक्षा। तो प्रिंसिपल वर्ड जो डाला ना, वो एक्सेलेंट वर्जन था उसका बेटा हमेशा। बोलो क्लियर है? डन 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 डन। आगे बढ़ू, चलिए आगे आते हैं। तो नेक्स्ट वन पे आते हैं। अब शुरू होता है हमारा एक्चुअली जहां से इस एक्ट की शुरुआत में आती है। तो ये बात तो मैंने इंट्रो में बताई कि कब एक्ट बना, क्या था, कैसे था। अब मुद्दा आता है भाई साहब, कौन कौन से शब्द सीखने को मिलने वाले हैं यहाँ पे। जिस तरीके से सर आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने कुछ डेफिनेशन पढ़ाई, गुड्स क्या होती है, एजेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेल क्या होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो अलग हैं, कुछ अलग है, और कुछ क्या है उन्हीं को हम लिखने वाले हैं डेफिनेशन पार्ट के अंदर। तो आइए गाइस नोट करते हैं, लिखो। अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे लाल, वन बाय वन इसके अंदर आपका अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो लिखिए डेफिनेशन वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, लिखो बिजनेस, क्योंकि हर एक एक्ट के अंदर अपनी अपनी कुछ डेफिनेशंस अलग अलग दी गई हैं। तो बिजनेस को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन बी में। तो अब याद रखना, जब भी पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे या पार्टनरशिप की बातें करोगे, तो वहां पर उस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बिजनेस का मतलब क्या लेके चलोगे? एनी आइडिया? गेस करो। कौशल, तुषार, दिविशा, अपेक्षा, इकजोत, बताओ 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 बेटा, पार्टनरशिप एक्ट में बिजनेस का मतलब क्या लेके चलोगे? गाइस पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस का मतलब होता है किसी भी तरह का लॉफुल ट्रेड, लॉफुल ऑक्यूपेशन या लॉफुल प्रोफेशन। वेरी गुड, एग्जैक्टली बेटा, वेरी वेरी गुड, नाइस। अरे वाह बेटे, तो क्या मतलब हुआ सर? व्हेन इट कम्स टू द वर्ड बिजनेस, तो बिजनेस का मीनिंग रहेगा यहां पर, लिखो, एनी काइंड, किसी भी तरह का, एनी काइंड ऑफ लॉफुल ट्रेड, किसी भी तरह का ट्रेडिंग पार्ट, किसी भी तरह का लॉफुल ऑक्यूपेशन भी बिजनेस का पार्ट है, एंड किसी भी तरह का लॉफुल प्रोफेशन भी किसका पार्ट है? वो भी आपके पास बिजनेस माना जाता है आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। नंबर 1। नंबर 2 पे आता हूं, बहुत बढ़िया, अरे वाह 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 अर्शल, नाइस बेटा। नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2 लिखता हूं गाइस। नंबर 2 इज, टेल मी, थर्ड पार्टी। अरे भैया ये तो मुझे पूछना बहुत जरूरी है आप लोगों से, पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थर्ड पार्टी का मतलब आप लोगों ने सीखा था, सुनते रहना, बातें जो बोल रहा हूं उसे मिस मत करना, ध्यान रखना। हाँ, तो क्या बोला? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी। तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में थर्ड पार्टी का मतलब था प्रोमिस, प्रोमिसी के अलावा कोई भी पर्सन थर्ड पार्टी कहलाएगा। यस, नंबर 1 क्वेश्चन, नाइस बेटा, वेरी गुड, नाइस बेटा। नंबर 2, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आपने थर्ड पार्टी का मतलब समझा बायर सेलर के अलावा कोई भी पर्सन क्या कहलाएगा? थर्ड पार्टी कहलाएगा। लेकिन जवाब दो, पार्टनरशिप एक्ट में थर्ड पार्टी का मतलब क्या लेके चलोगे? जब भी पार्टनरशिप की बातें करोगे तो हु इज टर्म्ड एज थर्ड पार्टी गाइस? कौन कहलाएगा? कौन कहलाएगा सर? पार्टनर्स के अलावा। वेरी गुड कौशल, क्या लिखेंगे सर? लिखो एनी पर्सन, एनी पर्सन अदर देन दी पार्टनर्स। याद रखना ये बात, एनी पर्सन अदर देन दी पार्टनर्स। पार्टनर्स के अलावा कोई भी व्यक्ति जो होगा उसे क्या बोलोगे? टर्म्ड एज, उसे कहा जाएगा थर्ड पार्टी, उसे कहा जाएगा बेटे थर्ड पार्टी। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, क्योंकि रीजन इज जहां भी पार्टनरशिप एक्ट में थर्ड पार्टी वर्ड आएगा उसका मतलब यही रहने वाला है। बोलो क्लियर हुआ?
यस दिविशा, अदिति, कौशल, यस वेरी गुड, नाइस, असलन का करेक्ट है भैया, अपेक्षा, यस आउटसाइडर इज पार्ट, थर्ड पार्टी, डन है गाइस। अब आता है वो डेफिनेशन जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, क्योंकि वर्ड तो यही था ना भैया कि पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, यही वर्ड था ना, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हो तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। चलो मैं पूछता हूं पहले आपसे, फिर लिखवाऊंगा। तो टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में अलग अलग तरह की डेफिनेशंस रही होंगी आज तक पार्टनरशिप को लेके। तो टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जवाब दो, चलो देखते हैं। और फिर मैं आपको इसकी लीगल डेफिनेशन लिखवाऊंगा सेक्शन नंबर 4 वाले पार्ट में। तो मुझे जवाब दो आप लोग, किसे कहा जाता है पार्टनरशिप। और आज के बाद अगर डेफिनेशन अलग हुई तो जो लिखवा रहा हूं वही डेफिनेशन हर जगह पर एप्लीकेबल होगी। दैट इज सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 ऑफ दिस एक्ट डिफाइन द टर्म पार्टनरशिप। तो वर्ड लिखो, क्या होता है बताइए। पार्टनरशिप किसे कहा जाता है गाइस, किसे बोलते हैं पार्टनरशिप। कुछ कहेंगे दो से, दो या दो से ज्यादा लोग, रिमेंबर, क्या इतना ही होता है। कौशल बहुत बढ़िया, अपेक्षा वेरी गुड बेटा, लाजवाब, नाइस, हमें याद है सर, पढ़ा हुआ पढ़ाया था, यस बहुत बढ़िया कौशल। बाकी बताओ, नलायक को बताओ, रिप्लाई करो, किसे कहा जाएगा पार्टनरशिप, किसे कहोगे पार्टनरशिप, लिखे, चलो लिखते हैं। और एक बात आपको पहले एडवांस बोलता हूं, आपके सिलेबस में टॉपिक का नाम आएगा, द नॉम इज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। एग्जाम में उस पे 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है। तो एक्चुअली दैट कंटेंट, दैट टॉपिक, द होल टॉपिक डिपेंड्स ऑन दिस डेफिनेशन, क्योंकि वो टॉपिक पूरा इसी डेफिनेशन से बना हुआ है। इसलिए अगर डेफिनेशन याद तुम्हें हो गई तो समझ लो तुम्हारा एक 4 या 5 नंबर का टॉपिक तुम्हारा खत्म भी हो गया, ठीक है। अब सुनना, तो आज के बाद जब भी पार्टनरशिप वर्ड सुनोगे तो उसका मीनिंग याद करके लिखते हैं, चलो नोट करते हैं। लिखो पार्टनरशिप क्या होता है बेटा। देखो पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप, और इसी वर्ड को आगे तक लेके चलोगे, अब आप ध्यान रखना। पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बेटा। किसके बीच, क्वेश्चन पूछो किसके बीच में, लिखो बिटवीन टू और मोर पर्सन, बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन। कौन से पर्सन, लिखो कौन से पर्सन, लिखो हु अग्रीड, हु अग्रीज टू शेयर, जिन्होंने आपस में अग्री किया, अग्री मतलब अग्रीमेंट किया, अग्रीमेंट किया, हु अग्रीज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, हु अग्रीज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपस में प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। एंड व्हाइल यू यूजिंग द वर्ड प्रॉफिट शेयरिंग, दैट सिंपली मींस प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बात कर रहे होते हो, ठीक है। तो क्या बोला, हु अग्रीज टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस, किसका प्रॉफिट एंड लॉस, देखो ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा बिजनेस, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन सा बिजनेस, लिखो बिजनेस कैरिड बाय ऑल, जो सारे के सारे मिलके चला रहे हैं, कैरिड बाय ऑल, या तो सारे के सारे और एनी ऑफ देम, या कुछ और लोग चला रहे हैं बाकी शांत बैठे हैं, एनी ऑफ देम और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां पे एक्टिंग का वर्ड है, एक्ट मतलब एजेंट, एक्टिंग फॉर ऑल मतलब एजेंट। तो गाइस ये एक लीगल डेफिनेशन दी गई है। अब मैं इसको ब्रेक करने वाला हूं, और इसकी ब्रेकिंग पार्ट को जरूर 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 याद रखना, क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं है भाई साहब, ये इसी के बेसिस के ऊपर आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ऑलमोस्ट सारे प्रोविजन कनेक्टेड हैं। इसी छोटी सी डेफिनेशन के पीछे सारे प्रोविजन कनेक्टेड हैं, बहुत सारे टॉपिक को कनेक्ट करेगा। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, वो सब के सब इसी डेफिनेशन से कनेक्टेड पार्ट्स हैं। तो अगर जानते हो तब भी इस वर्ड को दोबारा समझना ध्यान से, वर्ड को, ठीक है। आओ समझते हैं, तो मीनिंग समझते हैं, ये क्लियर, ये क्लियर। अब बात आई कि पार्टनरशिप को आपने क्या नाम दिया, मैंने नहीं दिया भैया, लो ने नाम दिया। तो वर्ड क्या, सुनना ध्यान से, किसे कहते हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप मतलब एक रिलेशनशिप। सर कौन सा रिलेशन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन। नंबर 2, कौन है वो लोग जिन्होंने आपस में अग्री मतलब अग्रीमेंट किया है, अग्री मतलब ये वर्ड पर सीखा था हम लोगों ने, अग्रीमेंट किया है। किस बात का अग्रीमेंट, कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। किसका प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस का। कौन सा बिजनेस,
जो वो चला रहे हैं, कैरिड बाय ऑल, सारे के सारे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग बोलते हैं एजेंट को, किसी के बिहाफ पर काम करने वाले किसको बोलते हो, एजेंट बोलते हो। अगर आपको प्रैक्टिकली बताऊं, तो जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो उसके अंदर कुछ बातें लिखने के लिए होती हैं। पहला प्रोविजन बनता है, नंबर वन इज कॉल्ड अग्रीमेंट, ये आया वर्ड अग्री मतलब अग्रीमेंट। नंबर टू, वहां पर आता है आपके पास में कौन सा, लॉफुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर टू। नंबर थ्री हेडिंग बनती है म्यूचुअल एजेंसी। ये तीन वर्ड इवन कुछ जगह चार लिखना मतलब टू और मोर पर्सन। अगर मैं प्रैक्टिकली 3 से 4 वर्ड जिन्हें हमने हाईलाइट किया है बेटे, यही उसका आंसर है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, नंबर वन। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, नंबर टू। नंबर थ्री, अग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर फोर, म्यूचुअल एजेंट होने चाहिए। ये 4 वर्ड यहीं से निकल के आए हैं। तो आज के बाद याद रखना बेटा, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच का, इतना ही नहीं, आगे बढ़ो। कौन सा, वो लोग जिन्होंने आपस में अग्री किया प्रॉफिट लॉस शेयर करने का, किसी बिजनेस का, जो बिजनेस वो मिलकर चलाएंगे या किसी के बिहाफ पर करेंगे। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। यही वर्ड आगे तक चलेगा। अगर यहाँ पे हिंट एग्जांपल और डालता हूं, एक मीनिंग क्वेश्चन क्लियर हुआ, टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड पूछता हूं, एक टॉपिक आएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप ही पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी, आप समझना। तो बताओ, जब कोई पर्सन ये बोले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है, तो भाई डिसोल्यूशन मैंने खत्म हो जाना किसका, फर्म मतलब पार्टनरशिप। तो क्या बोलूंगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब डिसोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप। तो आप ये पूरा मीनिंग वहां पर अगर लिख दोगे, तो दैट विल बी द आंसर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बोलो समझ में आया, कह रहे अरे वाह सर। तो बेटा प्रैक्टिकली ऐसे ही है, बच्चे इनको हल्के में लेते हैं, डेफिनेशन पढ़ ली, क्या हो गया, डेफिनेशन में सब कुछ छिपा हुआ था मेरे भाई। वेरी गुड इकजोत, अदिति, अपेक्षा, समझ में आया, इकजोत, कौशल। तो दिस इज योर डेफिनेशन गाइस। अब इसी के कुछ पार्ट्स बनते हैं। जितने भी लोग यहां पर लिखे गए थे, कलेक्टिवली इन टू और मोर पर्सन, ये सारे लोग, इन्हें कलेक्टिव फॉर्म में क्या नाम दिया जाता है, टेल मी बताओ। ये जो जहां पे लोगों की बात की जा रही है कि रिलेशन निभा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, ये लोग क्या कहलाते हैं, बताओ। कलेक्टिव इन लोगों को क्या कहा जाएगा, बताओ बताओ। मिल रहे ना आपस में, है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, है ना, मिल रहे। वेरी गुड अदिति, फर्म कहते हैं इसको बेटा। तो याद रखना, फर्म कहो, पार्टनरशिप फर्म कहो, फर्म कहो, पार्टनरशिप फर्म कहो या पार्टनरशिप कहो, इन तीनों का मतलब सेम होता है। याद रखना इसके बाद, फर्म, पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप, इन तीनों का मतलब क्या है, सेम। वेरी गुड इकजोत। तो लिखते हैं इस लाइन को बेटा, नोट करो, नोट करते हैं। इसी का पार्ट अलग मत लिखना, इसको इसी में लिखो, नोट करना गाइस। वर्ड लिखो, ऑल द पर्सन, ऑल द पर्सन, कौन से लोग लिखे थे, लिखो कलेक्टिवली नोन एज, इन्हीं को जब कलेक्टिव फॉर्म में बोलोगे कि भैया तुम सारे को क्या नाम दे, तुम्हें क्या नाम दे, लिखो कलेक्टिवली टर्म्ड एज, इन्हें क्या कहा जाएगा बेटा, लिखो इन्हीं को कहते हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ये वर्ड कहीं पूरा लिखा मिल जाए, इसी को कहते हैं बेटा आपके पास ओनली फर्म। अगर सिर्फ फर्म वर्ड भी दिख जाए, उसका मतलब ही पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, और इसी को बोलते हैं ओनली पार्टनरशिप। तो इन तीनों वर्ड का मतलब सेम है, इन्हें अलग अलग ट्रीट मत करना। तो जब भी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म या फर्म वर्ड दिख जाए, तो समझ जाना कि वो कलेक्टिव लोगों की बातें कर रहा है। बोलो क्लियर है, नाइस बेटा इकजोत। और दूसरा, अगर मैं इन लोगों के अंदर इंडिविजुअल लोगों की बात करूं, एग्जांपल भैया, एक चुन्नू था, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, नाम है बाबू, हमारे फेवरेट है बाबू, शोना, जादू, टोना। सोचो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, रिप्लाई करना है मुझे। बाबू, शोना, जादू, टोना, चारों लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि वो लोग एक बिजनेस करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रिप्लाई करना। तुम बताना पार्टनरशिप है या नहीं, ठीक है, बताओगे मुझे, ठीक है। बाबू, शोना, जादू, टोना, 4 लोग थे, चारों ने मिलकर डिसाइड किया चल यार बिजनेस करते हैं। बोले कौन सा बिजनेस करेंगे, बोला हम फर्नीचर का बिजनेस करेंगे। बोला ठीक है भैया। बोला क्या करेंगे, बिजनेस करने के बाद क्या, उसमें क्या करेगा, उसका प्रॉफिट लॉस आपस में हम शेयर करेंगे। इस बात को उन्होंने अग्रीमेंट कर लिया। बोला ठीक है। दे डिसाइडेड कि वो उस बिजनेस का, फर्नीचर वाले बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसे वो शेयर करेंगे।
डिसाइड किया वो सारे के सारे लोग मिलके काम करेंगे, कभी कभी बाबू सोना छुट्टी पे रहेंगे तो जादू टोनों के बिहाफ पर काम करेंगे, मतलब म्यूचुअल एजेंट। टेल मी गाइस, क्या बाबू सोना की इस कहानी को या इस बिजनेस को तुम पार्टनरशिप कहोगे या नहीं कहोगे? क्वेश्चन है मेरा, जवाब दो। क्या बाबू सोना और जादू टोना के इस बिजनेस को, फर्नीचर वाले बिजनेस को, आप लोग पार्टनरशिप का नाम दोगे या नहीं दोगे? टेल मी, जवाब दो बेटा। क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? कहलाएगी सर, कहलाएगी। तो अब मैं तुम्हें यहां पर एक कंसेप्ट देने वाला हूं, समझना ध्यान से, क्योंकि लाइन आई काम की बात। क्योंकि ये ना इतनी इतनी बातें हैं ना, यही आगे परेशान करती है बच्चों को। तो पहला वर्ड समझना ध्यान से। गाइस, इनके चारों ने मिलके बिजनेस किया, सबने रिप्लाई किया सर यस, इनका बिजनेस पार्टनरशिप कहलाएगा। तो बताओ, जरूरी है क्या कि पार्टनरशिप फर्म का नाम सुनना, कि पार्टनरशिप फर्म का नाम है यूनिकरू BSJT? जरूरी है क्या? पॉसिबली भैया, इन्होंने अपनी फर्म का नाम रखा गंगा। क्या रखा? गंगा। तो भाई गंगा नाम की जो फर्म है, इसका मतलब क्या हुआ? गंगा इज डिनोटिंग कि कलेक्टिवली इन चारों को मिलकर इनके बिजनेस के नाम को मिला गंगा, तो गंगा क्या कहलाएगी? गंगा इज पार्टनरशिप फर्म। लेकिन अगर मैं पूछूं बाबू अकेला क्या कहलाएगा, सोना अकेला क्या कहलाएगा, जादू अकेला क्या कहलाएगा, टेल मी, टोना अकेला क्या कहलाएगा? इनको अगर इंडिविजुअली नाम देने का नंबर आया तो इन्हें अकेले में क्या नाम दोगे बताओ? कलेक्टिव तो तुमने कहा फर्म है भैया, ठीक है, कि गंगा इज ए फॉर्म, गंगा इज ए पार्टनरशिप फॉर्म, रिमेंबर, गंगा इज ए पार्टनरशिप, गंगा इज ए फर्म, गंगा इज ए पार्टनरशिप फॉर्म। बट इंडिविजुअली ये लोग क्या कहलाएंगे? वेरी वेरी गुड, रोशनी, अदिति, अपेक्षा, एग्जैक्टली क्या बोलेंगे? इंडिविजुअली। इंडिविजुअली, अकेले अकेले क्या कहेंगे? इंडिविजुअली दे आर नोन एज, दिस पर्संस आर टर्म्ड एज पार्टनर्स, इन्हें पार्टनर कहा जाता है। तो सर एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्टनर्स ही फर्म है और फर्म ही पार्टनर्स है? बोलो हाँ या ना। कलेक्टिवली बोल दोगे तो फर्म, अकेला अकेला बोल दिया तो पार्टनर, बोलो यस और नो, हाँ या ना, टेल मी। कलेक्टिवली बोला तो फर्म और अकेला बोला तो पार्टनर्स। तो कोई पर्सन अगर कल को ये बोले कि मैंने फर्म पे केस डाल दिया, मैंने गंगा वाली फर्म पे केस डाल दिया, तो इसका मतलब केस किस पे गया? गंगा की फर्म पे गया या पार्टनर पे गया? टेल मी, क्वेश्चन है मेरा, रिप्लाई करना। हाँ, गंगा तेरा पानी रहता, हाँ वेरी, अपेक्षा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, गाना तो ये भी है, राम तेरी गंगा मैली हो गई नालायक। हाँ, टेल मी, बताओ मुझे, अगर कोई पर्सन ये कहे कि मैंने गंगा नाम के बिजनेस वाले बिजनेस पे केस फाइल कर दिया, तो केस गंगा वाली फर्म पे गया या वो पार्टनर पे गया? टेल मी, केस किस पे कहलाएगा? वो सभी पार्टनर पे कहलाएगा। तो सिंपली लॉ एक बात लिखता है, सुनना क्यों बोल रहे हैं बात में। लॉ ने एक चीज यहां मेंशन की है गाइस, कि जब भी आप फर्म का नाम मेंशन करते हो ना अलग से, वो इसलिए करते हैं ताकि कॉमर्शियल यूज के अंदर पार्टनर चाहे 2 हो, 4 हो या 40 हो, रिमेंबर, 2 4 40 अप टू 50 तक हो सकते हैं। तो वहां तक के जो पार्टनर है उन सबके नाम थोड़ी लिखोगे बार बार। तो आप एक कॉमन नाम यूज करते हो, किस लिए? फॉर कॉमर्शियल यूज, अपने कॉमर्शियल यूज के लिए, कि जब भी डीलिंग्स होंगी, कोई सामान परचेज होगा, तो कॉमर्शियल यूज में, लीगल यूज में उस फर्म का नाम ही यूज किया जाता है। बोलो क्लियर हुआ? हाँ, ये भी सर, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, है ना, नहीं तो बहता पानी। वेरी गुड बेटा, समझ में आया गाइस? तो बेसिकली क्या कंटेंट है समझा रहा हूं। पार्टनरशिप क्या होता है, मीनिंग सीखा। कलेक्टिवली उन्हें कहते हैं बेटा क्या? फर्म बोलते हैं। इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। बोलो क्लियर हुआ? क्या सेक्शन नंबर 4 समझ में आया बेटा? पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर है? क्योंकि ये जो कंसेप्ट निकाल रहा हूं, ये वाले कंसेप्ट निकल रहे हैं, यही आपके आगे वाले मेन कंटेंट के बेस बनने वाले हैं। अभी तो कहानी चालू हुई है, बोलो, मतलब अभी तो पार्टी शुरू है, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है इसकी। चलिए, एक डेफिनेशन और लिखते हैं इसके अंदर। लिखो डेफिनेशन, ज्यादा डेफिनेशन नहीं पढ़नी इसमें, अपने को मेन पढ़नी है। लिखो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। अब बच्चा बोलेगा अरे हम तो प्रॉपर्टी पढ़ चुके बेटे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो प्रॉपर्टी का मीनिंग था वो अलग था। हाँ, पार्टी शुरू हुई तुषार कर, हाँ वेरी गुड ज्योत, बहुत बढ़िया, नाइस। टेल मी गाइस, समझना कौशल सुनो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब था ओनरशिप, ये टाइटल। लेकिन वो सेम मीनिंग पार्टनरशिप एक्ट में नहीं चलता।
पार्टनरशिप एक्ट ने प्रॉपर्टी का मीनिंग दिया अलग, डिफाइन भी अलग किया उस पार्ट को। तो बताओ क्या है प्रॉपर्टी का मतलब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या मतलब है गाइस? याद रखना, सेक्शन नंबर 14 बताता है कि पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी का मतलब क्या। लिखो, एनी असेट, नोट करना, किसी भी तरह की असेट। लिखो, परचेज बाय द फर्म, फर्म ने परचेज की, बाय द फर्म, और फॉर द फर्म, या फर्म के लिए परचेज की गई। फर्म के द्वारा या फर्म के लिए जो भी असेट्स परचेज की गई, लिखो इंक्लूडिंग गुडविल। अगर आपने गुडविल भी परचेज की, किसी का नाम भी खरीदा आप लोगों ने, इंक्लूडिंग गुडविल, बेटे उसे नाम दिया गया है टर्म्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। इसी को प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो याद रखना, जब भी पार्टनरशिप एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब आएगा, जब भी इसका नाम आएगा, क्या मतलब होगा? जब भी प्रॉपर्टी वर्ड नाम आएगा तो उस नाम का मतलब क्या निकलेगा मेरे लाल, बताओ? इसका मतलब होगा वो सारी की सारी प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो परचेज की गई बाय और फॉर द फर्म इंक्लूडिंग गुडविल इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। बोलो समझ में आया? यस और नो? हाँ, वो शायरी नहीं गाने की लिखी था। ओके, बताओ, हाथ दोगे? टेल मी, टेल मी, बताओ बेटा, समझ में आया गाइस ये वाला पार्ट? तो ये इसकी मेन डेफिनेशन थी जो आपने कंप्लीट कर ली है। चले आगे बढ़े। अब बात सुनना, पूछता हूं यहाँ पे, ठीक है? इससे पहले कुछ बता देता हूँ। एक बेसिक क्वेश्चन मुझे आप लोगों से पूछना है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो डेफिनेशन तो खत्म हो गई, अब मेरा एक वर्ड है जो आप मुझे रिप्लाई करना, ठीक है? बोलूंगा जरा, लिखूंगा कम इसके ऊपर। पार्ट है बेटा, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। द वर्ड इज मिनिमम एंड, अभी तो बेटा बहुत बेसिक पार्ट चल रहा है इसका, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। जवाब दो, पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं और होते हैं, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वह, अरे वाह, एकदम आगे चल रहे हैं बच्चे। बच्चों ने कहा सर मिनिमम पार्टनर कितने? मिनिमम इज 2 पार्टनर। भाई कम से कम 2 लोग तो होंगे ना। ये थोड़ी बोलूंगा कि हाँ मैंने अपने साथ पार्टनरशिप कर ली, हम 2 लोग हैं, मैं और मैं, ऐसा नहीं ना। तो मिनिमम कितने पार्टनर होंगे? 2 पार्टनर होंगे। मैक्सिमम कितने हैं बताओ? क्योंकि अब रिक्वायरमेंट बदल चुकी है। अब मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म में? एक जोत ने कहा 50, असलन कह रहा है 50, बाकी बताओ मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? कौशल 50, बोलो बोलो, कितने पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं? नाइस नाइस नाइस, सही सही सही, वेरी गुड, करेक्ट है। अगर ये तो कंफर्म हो गया सर 50 पार्टनर, किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में 50 पार्टनर हो सकते हैं, बट मुझे ये जानना है 50 ही क्यों? 50 ही क्यों? और ये 50 की लिमिट लगाई किसने, जबकि इससे पहले लिमिट थी 100? ये 50 की लिमिट कौन से ईयर में चेंज कर दी और किसने चेंज कर दी? बेटा बताओ तो, सोचो, कितना बड़ा मुद्दा है ना, देश का मुद्दा है। टेल मी, 50 पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट लगा दी, किसने लगा दी? अब एक जगह आईसीआई ने लगा दी, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ सर, ये ना बताओ किसने लगाई ये लिमिट कि 50 से ऊपर नहीं होंगे? सोचो, बताओ। क्योंकि एक्चुअली मिनिमम, लिसन टू मी, क्वेश्चन है मेरा भाई साहब, मैं पूछ सकता हूं। मिनिमम 2 होंगे ये किसने कहा, और मैक्सिमम 50 होंगे ये किसने कहा? कौशल, वेरी गुड, नाइस, एमसी ने कहा। यस, आरव कह रहा है 50, यस, वो ठीक है बेटा, किसने कहा? अब सुनो बड़े काम की बात बोलूं, सुनना, बस सुन लो ना पहली बात तो, मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे ये आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही बताता है। मतलब ये राइट, ये जो डिसीजन था ना कि कम से कम 2 लोग हो, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया। लेकिन मैक्सिमम लिमिट के बारे में सुनना, मैक्सिमम लिमिट के बारे में आपका पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता। मतलब पार्टनरशिप एक्ट में लिखा ही नहीं कि मैक्सिमम किसी पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर होंगे। तो 50 कहां से आएगा? इस सुन लो, ये कहानी है आपके पास द कंपनी एक्ट 13, द कंपनीज एक्ट 2013, उसमें अमेंडमेंट आई थी 2015 के अंदर। अमेंडमेंट ईयर बोलते हैं द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015,
उस अमेंडमेंट ईयर के अंदर बताया गया था कि आज के बाद में, अगर सुनना पड़े काम के, तो बोल रहा हूं कि आज के बाद में किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर, नॉट ओनली इन पार्टनरशिप, किसी भी बिजनेस के अंदर जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है, उसके अंदर 50 से ऊपर मेंबर्स की लिमिट नहीं होगी। क्योंकि अगर हुई तो उस बिजनेस को खुद को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सुन लो क्या बोल रहा हूं, उस बिजनेस को खुद को कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपनी के अंदर। ये लिमिट लगाने वाली है आपका कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट ने लिमिटेशन लगाई गाइस कि 50 से ऊपर मेंबर हुए तो बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है, ऑप्शन ही मैंडेटरी है। और अगर कन्वर्ट नहीं किया तो उस बिजनेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इलीगल बोले तो उस बिजनेस को अलाउड नहीं है बिजनेस करना। दूसरा, उसके सभी मेंबर्स पे पनिशमेंट लगेगी अंडर दी आईपीसी, मतलब एक क्रिमिनल एक्ट काउंट होगा और मेंबर जाएंगे जेल। तो इसीलिए रिकेश कुमार सिंह, प्रणाम बेटा, वेलकम। हाँ जी, ओआईसी। तो क्या बोला मैंने, उस दिन से 2015 के बाद से लेके ये लिमिट फाइनलाइज की गई। ये लिमिट लगाई थी आपके रीजनल डायरेक्टर्स के पास ही पावर जा चुकी है, पहले एमसी के पास पावर थी, अभी लिमिट आरडी के पास जा चुकी है। तो क्या बोला गया, याद रखना बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट 50 होगा। ये बात इसलिए बोली गई, किसने बोली, ये डिफाइन किया गया द कंपनीज एक्ट। आपके कंपनी एक्ट ने डिफाइन किया, आपके कंपनी एक्ट ने डिफाइन किया कि 50 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे। लेकिन मिनिमम लिमिट अभी भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के पास ही डिसाइड की गई थी। एक बेसिक सी बात होती है ना भैया, जब आपके घर में कुछ नहीं डिसाइड तो बाहर वाले डिसाइड कर देंगे आपके पास, वही हुआ यहां पर भी। तो पार्टनरशिप के अंदर अपने पास में मिनिमम लिमिट की बातें आती हैं, लेकिन मैक्सिमम के लिए अभी भी और आगे भी आप कंपनी एक्ट को फॉलो करते हो गाइस, समझ में आ गया। एंड ये 50-20 इसलिए क्योंकि अभी इंडिया में एक रिक्वायरमेंट है, किसी भी बिजनेस के अंदर 50 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। अगर हुए, दैट बिजनेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी, अदरवाइज दैट बिजनेस विल बी टर्म्ड एज इलीगल बिजनेस। याद रहेगी, बोलो बेटा, क्लियर है। रिकेश, अपेक्षा, कौशल, आरव, टेल मी, रोशनी, अदिति, इकजोत, असलन, समझ में आया बेटा, तुषार, डन डन डन, क्लियर है गाइस। तो ये एक वर्ड है जो हमने यहाँ पे बोला, क्लियर हो गया। दूसरा, पार्टनर जो होते हैं वो नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं। नेचुरल मतलब हम जैसे लोग, रिमेंबर। आर्टिफिशियल क्या होते हैं, आर्टिफिशियल क्या होता है, विच आर मेड बाय ऑपरेशन ऑफ लो गाइस। डन है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये कहानी थी आपके डेफिनेशन तक की, ये कहानी थी आपकी डेफिनेशन और कुछ बेसिक बातों को लेके। अब आते हैं अपने कंसेप्ट्स के ऊपर, आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। तो आइए गाइस, लिखते हैं उस पार्ट को जिससे अब अपने हर एक पार्ट कनेक्शन में चलेगा, कनेक्शन में चलेगा। लिखते हैं, चलो। टॉपिक का नाम है बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर नहीं, पार्टनरशिप पढ़ेंगे पहले हम लोग, बताओ। लिख लो, पार्टनरशिप है ये, पहले पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो टाइप ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। कितनी तरह की पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप के भी टाइप होते हैं, यस। अभी अभी आप लोगों ने सेक्शन नंबर 4 के अंदर, यस, हाँ, अरे वाह जो, वेरी गुड बेटा। अभी अभी आप लोगों ने सेक्शन नंबर 4 में जाना पार्टनरशिप क्या होता है। अब आप जानो कि पार्टनरशिप के भी टाइप होते हैं और रियल में होते हैं भाई साहब। ये नहीं कि खाली बुक में लिख के पढ़ लिया हो गया, नो, रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है। कल को किसी का बिजनेस ओपन करोगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हो तो यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि मैं कौन सी वाली पार्टनरशिप बनाऊं, मैं कौन सी बनाऊं भाई पार्टनरशिप। चॉइस तो होगा ना मेरे पास में, तो दिया है चॉइस, तो पहला कौन सा, लिखो। टाइप्स में पहली टाइप क्या है, फर्स्ट लिखो गाइस, लिखो पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नंबर 1 इसको लिखो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और इस पे मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा, रियल एग्जांपल दूंगा। तो पहला है बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दूसरा लिखो बी, सेकंड है बेटा स्पेसिफिक पार्टनरशिप। स्पेसिफिक कहूं या इसको बोलूं स्पेसिफाइड पार्टनरशिप। दूसरा है स्पेसिफिक पार्टनरशिप। इनके नाम पे मत जाना, नाम अलग है बेटे, मुखोटा रखा है इन लोगों ने, लेकिन एक्चुअली का मीनिंग अलग है। तो फर्स्ट है पर्टिकुलर, सेकंड है स्पेसिफिक, और थर्ड क्या लिखा था बताओ, लिखा था बच्चों ने पार्टनरशिप एट विल। द थर्ड इज पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरे वाला है, लेकिन हम बात करते हैं, ठीक है।
सुनो सुनो सुनो, पार्टनरशिप को तीन टाइप में डिवाइड किया गया गाइस, तीन तरह में डिवाइड किया गया। हाँ, अरे वाह, लिख भी दिया मैंने। तो पार्टनरशिप को तीन टाइप में डिवाइड किया, वन इज पर्टिकुलर, अनदर इज स्पेसिफिक एंड थर्ड इज एट विल। क्या डिफरेंस दोनों की, तीनों के अंदर समझते हैं। एक ऐसी पार्टनरशिप, सुनना चालू करना, एक ऐसी पार्टनरशिप जो बनाई गई एक स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए। क्या बोला मैंने? एक ऐसी पार्टनरशिप जो बनाई गई एक स्पेसिफिक पर्पस को, एक स्पेसिफिक टास्क को या एडवेंचर को पूरा करने के लिए, कि लोग आपस में जुड़े इसलिए, मिले इसलिए कि उन्हें एक पर्टिकुलर पर्पस पूरा करना था। ऐसी पार्टनरशिप को कहते हैं बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एग्जांपल के लिए, आज से काफी साल, कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं, जब इंडियन रेलवे नॉर्थ इंडिया के अंदर अपना रेलवे का पूरा नवीकरण कर रहा था, एकदम न्यू कर रहा था, खुद को रेनोवेट कर रहा था, कि नए नए रेलवे के ट्रैक बन रहे थे, रेलवे स्टेशन बन रहे थे, तो इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट के हाथ में अगर काम रखा गया भाई, तो फिर तो काम हो गया हमारा, लग गई ट्रेनें, लग गई, चालू हो गई ट्रेनें। तो गवर्नमेंट ने ये पूरा का पूरा पार्ट, सुनना है, रियल एग्जांपल दे रहा हूं, गवर्नमेंट ने इसके लिए टेंडर निकाला, टेंडर प्राइवेट कंपनीज के लिए, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए, और बोला था कि आ जाओ भैया, जो जो पर्सन अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, वो आए और आके अप्लाई कर दे, वो आए और आके अप्लाई कर दे, कि वो पार्टनरशिप, वो पर्टिकुलर ये काम इतने कम टाइम में, लिमिट में पूरा कर देगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही किया। अलग अलग काम में जो स्पेशलाइज्ड पर्सन थे, जो टाइमली बेस पर क्वालिटी वाला काम दे पाते, उन लोगों को बुलाया, वो लोग सारे साथ में आ गए। किसी के पास कोई काम, किसी का आयरन, किसी का कंस्ट्रक्शन, किसी का मिक्स काम को, उन सब लोगों ने आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई कि ठीक है, हम सब मिलके एक पर्टिकुलर, जब तक ये पूरा काम पूरा नहीं हो जाता, हम आपस में पार्टनर्स रहेंगे। नाउ प्लीज टेल मी, दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप विच इज मेड फॉर a specific kind of purpose, इसे क्या नाम देते तुम लोग? अब बताओ, क्या नाम दिया जाएगा एग्जैक्टली? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, ब्रिजेस, लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, इस सब कुछ के अंदर क्या होता है? जो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, आते हैं, और पर्पस पूरा, पार्टनरशिप खत्म। तो ऐसी पार्टनरशिप क्या कहोगे बेटा? हाँ कौशल, हाँ हुआ बेटा, चांदनी चौक के अंदर पूरा एरिया बदल दिया गया। हाँ, तो वो भी क्या था? काम पूरा, पार्टनरशिप खत्म। टेम्पररी, इसको नाम दिया गया, टेम्पररी नहीं बोलेंगे विषय, इसका नाम बोलेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप बेटा। इको पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक वर्ड सुनते हो जॉइंट वेंचर, वो इसी का पार्ट है, इट्स काइंड ऑफ पार्टनरशिप। काम पूरा, पार्टनरशिप खत्म। तो लिखते क्या होता है, नोट करो, पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन बोलते हैं, लिखो, ए पार्टनरशिप मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, या किसी स्पेसिफिक एडवेंचर को पूरा करने के लिए जो पार्टनरशिप बनाई जाती है बेटे, उसे कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एग्जांपल लिख लो, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस। भाई रोड खत्म हो गया, बन गया, रेडी हो गया, पार्टनरशिप खत्म। डैम बना, डैम रेडी हो गया, पार्टनरशिप खत्म। ब्रिज बन गया, पार्टनरशिप खत्म। तो ये लोग साथ में तो आ जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो जैसे ही काम पूरा हुआ, एग्जांपल लेइंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक बिछाने थे, बिछा दिए, काम खत्म हो गया, पार्टनरशिप खत्म। तो ये ऐसी जो पार्टनरशिप होती है गाइस, ये पार्टनरशिप कहलाती है। पार्टनरशिप कौन सी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ऐसी पार्टनरशिप डिसॉल्व भी कब होती है? क्वेश्चन है, ऐसी पार्टनरशिप डिसॉल्व भी कब कहलाएंगी? टेल मी, बताना मुझे। कोई क्वेश्चन पूछे कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होती है, खत्म कैसे होती है, तो आंसर भी सिंपल निकलेगा ना भाई। कैसे होती है सर? कैसे? जैसे ही पर्पस पूरा हुआ, मतलब डिसोल्यूशन कैसे होता है, हालांकि बाकी टॉपिक आगे भी आएगा। कैसे होगा? जैसे ही पर्पस कंप्लीट, पर्पस के पूरा होते ही, पर्पस के कंप्लीट होते ही पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। बोलो क्लियर हुआ? समझे कि नहीं भैया? क्लियर है? यस अपेक्षा, एवरीडे मीम, वेरी गुड बेटा। काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म, काम खत्म, पार्टनरशिप खत्म। अब आता नंबर टू। नंबर टू क्या बोलोगे? नाम है बेटा स्पेसिफिक पार्टनरशिप। अब स्पेसिफिक का बच्चे का मीनिंग, स्पेसिफिक मतलब काम के लिए, नो। स्पेसिफिक या स्पेसिफाइड पार्टनरशिप का मीनिंग दिया गया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। एक ऐसी पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई गई, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल,
काफी बार लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं, चल यार एक काम करते हैं, फर्म खोलते हैं 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो जहां पर एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए लोग फर्म ओपन कर लेते हैं, हाँ जी, जहां पर लोग फिक्स टाइम पीरियड के लिए अपनी फर्म ओपन कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक पार्ट। लिखो कौन सी फर्म? मेड फॉर मेड फॉर स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक या फिक्स टाइम पीरियड। आई कैन यूज द वर्ड स्पेसिफिक, मतलब जहां पे पार्टनरशिप फर्म को बनाया जाएगा कैसे? फिक्स टाइम पीरियड के लिए, फिक्स टाइम पीरियड के लिए। तो भाइयों बहनों, ऐसी फर्म को क्या बोलते हैं? भाइयों बहनों क्या बोलते हैं? इसी फर्म को बोलते हैं स्पेसिफिक पार्टनरशिप। बोलो क्लियर हो गया? तो ये दो तो बेसिक है भाई साहब, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में ये पार्ट हमें कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। स्पेसिफिक कभी कभी कोई कोई बनाएगा हमारे पास में। एवरीडे सर बीएमए में भी सेम ही है। हाँ बेटा सेम है बेटा, एकदम सेम है, डिट्टो, यस। बट कुछ कंटेंट अलग है, एक्स्ट्रा एडिशनल, वो बढ़ाऊंगा अलग से, है ना? हाँ चलो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खेलोगे कूदोगे होगे खराब। वेरी गुड, नाइस। लिखो नेक्स्ट इज, दिस वन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा है? नाम सुन लो, पार्टनरशिप एट विल। ओके, मैक्सिमम केसेस में जो पार्टनरशिप आपको देखने को मिलती है, सुनो सुनो सुनो, मैक्सिमम केसेस में जो पार्टनरशिप आपको देखने को मिलती है, वो ये भी बहुत कम देखने को मिलती है, ये बहुत कम देखने को मिलती है। मैक्सिमम आपको ऐसी पार्टनरशिप देखने को मिलती है जहां पे लोग पहले से टाइम पीरियड डिसाइड नहीं करते मेरे भाई, नहीं करते। वो कहते हैं यार धंधा करने बैठेंगे, चलाएंगे धंधे को, बंद क्यों करेंगे? जब बिजनेस करने बैठ ही गए, चलता रहेगा चलता रहेगा, हम जिएंगे, है ना? है ना? तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों पर, वो होता नहीं कहानी, चलाते हैं बिजनेस को। तो विल मतलब है इच्छा, कि जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान, सुना है ना? तो वही कहानी है। तो ऐसी पार्टनरशिप जहां पर कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता, कोई फिक्स टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता, ऐसी पार्टनरशिप को नाम दिया जाता है पार्टनरशिप एट विल। लेकिन यहां जो मैं लाइन अभी नेक्स्ट बोलने वाला हूं, उसे ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं सुनना। तो मीनिंग तो क्या निकला? ए पार्टनरशिप कौन सी? पार्टनरशिप वेयर नो फिक्स टाइम पीरियड, जहां कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। फर्म का बिजनेस कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, इसको लेके कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता। तो ऐसे को तो बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल। लेकिन लाइन ये है कि बताओ फिर पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व कब होती है? एग्जांपल के लिए मान लो ये डिसॉल्व कब हुई? जैसे काम पूरा हो गया। ये डिसॉल्व कब हुई? टाइम पूरा होते ही। बताओ पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्व कब होती है? बोलो 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 बोलो। हाँ, जतिन नहीं है बेटा, दान कर दिया बेटा मैंने, तेरे को चाहिए नालायक? भटक रहा है बातों से, भटके जा रहा है, भटकता रहा नालायक। तथास्तु बेटे तथास्तु। हाँ, टेल मी, रिप्लाई कर। वेरी गुड कौशल, एग्जैक्टली दिविशा, यस बेटा, नाइस, वेरी वेरी गुड। लेकिन पार्टनर कौन सा बेटा? सिंगल। अदिति बहुत बढ़िया। तो वर्ड क्या आएगा इस पार्टनरशिप एट विल? जहां पे कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड ना हो, जहां कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड ना हो। लेकिन ऐसी पार्टनरशिप फर्म कब डिसॉल्व होती है? ऐसी फर्म कब डिसॉल्व हो जाएगी? डिसोल्यूशन कब होता है? तो बेटा लॉ ने इसको लेके एक स्पेसिफिक लाइन लिखी है, लॉ ने इसको लेके एक स्पेसिफिक बात लिखी है। सुना ध्यान से बात को, क्या बोला? लोग कहते हैं ऐसी वाली पार्टनरशिप में, सुनना पहले, अगर एक भी पार्टनर फर्म का, पूरी फर्म का, अगर एक भी पार्टनर रिटर्न में नोटिस दे दे, क्या बोला? एक भी पार्टनर रिटर्न में नोटिस दे दे कि उसे ये फर्म बंद करनी है, कि वो चाहता है भैया ये फर्म ना रहे, ये बंदा बंद किया जाए, और वो नोटिस देने का मतलब ये नहीं घर बैठे नोटिस दिया, सुन लो ध्यान से बात को। अक्सर लगता है नोटिस तो घर लिख के, नो, हे नोटिस मींस कोर्ट में गए, कोर्ट से नोटिस लेके आ गया। अगर एक भी पार्टनर ने नोटिस दे दिया बाकी सारे पार्टनर को अपनी विलिंगनेस टू डिसॉल्व, जो क्या कर रहा है कि मैं इस फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूं, ऐसे सिनेरियोस के अंदर इस तरह की फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। बोलो क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? आई एम रिपीटिंग अगेन, सिंगल पार्टनर ने भी
एक पार्टनर ने भी अगर रिटर्न नोटिस देके डिसोल्यूशन का रिटर्न नोटिस अगर दे दिया बाकी पार्टनर्स को, तो याद रखना बेटा ये फर्म डिसोल्व हो जाएगी, करनी पड़ेगी। तो लिखो, क्या लिखा, कब होगा, लिखो सच फर्म में भी डिसोल्व कब, लिखो बाय गिविंग ए रिटर्न नोटिस। क्या बोला, बाय गिविंग ए रिटर्न नोटिस टू ऑल दी पार्टनर्स, टू ऑल दी पार्टनर्स, बाकी पार्टनर्स को रिटर्न नोटिस देके, टू ऑल दी पार्टनर्स, रिटर्न नोटिस टू ऑल दी पार्टनर्स, किसका, ऑफ हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा का, कि भैया हमको ना चलानी तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म, ऑफ हिज विलिंगनेस टू डिसॉल्व द फर्म, कि वो पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है। याद रखना बेटा, तो लॉ ने राइट दिया है कि एक सिंगल पार्टनर ने भी अगर यहां पर कह दिया, नोटिस दे दिया कि फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है, तो बेटे वो फर्म डिसॉल्व कर दी जाएगी। बोलो समझ में आया। तो ये है तीन तरह की पार्टनरशिप। कोई डाउट, कोई शंका, संदेह तो बताओ, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक और एट विल। कोई डाउट है पूछो बेटा। कौशल क्लियर, इज्जोत क्लियर है, यस। जतिन को भैया ब्लॉक कर दो, बेटर रहेगा, वो पढ़ नहीं रहे। बोलो क्लियर हुआ लाइन्स, तीनों पार्ट क्लियर है गाइस, डन 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 डन। अपेक्षा क्लियर है, कौशल, ज्योत यस ठीक है, अदिति, मॉन्टेज गेमिंग, सर आप पागल हो, हाँ बेटा, वेरी गुड, नाइस, लिखता रह तू, स्पैम करता रहे, मजेदार है वो चीजें। और बोलो भैया, कौशल नालायक, कर आपने का ब्लॉक कर दिया मैंने। चलो, टन 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 टन, क्लियर है गाइस, समझ में आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पार्ट था हमारे पास इंट्रोडक्शन का, डेफिनेशन का और किसका, टाइप ऑफ पार्टनरशिप का। अब आते हैं आगे पार्ट को। अब आगे वाले पार्ट को लेके मैं सिर्फ बोलूंगा, अभी लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि हम पढ़ेंगे वो पार्ट कल, लेकिन समझ लो पूरा पार्ट आज ही। हाँ सुनो ध्यान से। चलो, टॉपिक का नाम है गाइस, समझना ध्यान से, हम पढ़ने वाले हैं लीगल स्टेटस ऑफ माइनर। बच्चे की कहानी बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या मुझे आपको ये दोबारा लिखवाना पड़ेगा माइनर किसको बोलते हैं, या तुम्हें इसका मतलब पता है कि हु इज टर्म्ड एज माइनर, किसे माइनर कहा जाता है, किसे माइनर कहा जाता है, टेल मी। तो माइनर का मतलब थोड़ी बदलेगा जब पूरा लॉ पढ़ चुके हैं, लॉ के अंदर पूरे। हाँ जी सर, मयंक सर, अरे वेलकम मयंक सर, थैंक यू, वेलकम सर। हाँ जय बाबा की। बताओ, मयंक सर भी लिख रहे हैं जय बाबा की, बताओ क्या करें। अब तो भैया सच में बाबा बनना पड़ेगा मुझे, निकल जाता हूँ पहाड़ों में, है ना। हाँ अरे रोशनी, कोई नहीं बेटा, स्पैम होते हैं बेटा, बहुत सारे लोगों के पास काम होता है बेटा, क्या बात करी, काम है उनको, जॉब मिली हुई है कि जाओ जाके आपस में बाकी बच्चों के बारे में उल्टा उल्टा लिखो। क्या करें बेटा, नहीं होता बर्दाश्त लोगों से, क्या कर सकते हो बताओ तुम, है ना। कोई नहीं, चलने वाले चलते रहे बेटा, अपना काम करते रहेंगे हम, टेंशन नहीं लेने का, चले चलो। हाँ 22 मिनट में फेमस करते बाबा जी को बेटा, अब तो लग ही रहा है बाबा जी बन जाता हूँ। सुनो ध्यान से बात को, बात सुनते हैं। टॉपिक के बारे में सुन लो थोड़ा सा, और पढ़ेंगे इसके बारे में, लिखेंगे कल, लेकिन अभी सुनना बहुत जरूरी है। ये वर्ड तो क्लियर था गाइस कि माइनर कौन होता है, मतलब जानते हैं, एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 इयर्स एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 एंड 21 ईयर एज पर द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। उस पर्सन को कहा जाएगा माइनर, उससे नीचे एज को क्या बोलेंगे, माइनर। द बिलो द एज ऑफ 18 एंड 21 ईयर इज टर्म्ड एज माइनर, ये जानते हैं हम लोग। अब वर्ड यहां पर ये आया बेटे कि माइनर का लीगल स्टेटस क्या होता है। हाँ, माइनर का लीगल स्टेटस क्या होता है, तो समझते हैं बात को। तो लीगल स्टेटस ऑफ माइनर इन ए फर्म की बात कर रहे हैं। अगर आपने एक बात बताओ, पहला प्रश्न सीखा था, क्या एक माइनर फर्म में एडमिट किया जा सकता है, रिप्लाई करो बेटा, बताओ, क्या एक माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है, यस और नो, यस सर नो, बोलो यस सर नो।
हाँ अरे एक जोक, सिंपली इग्नोर, टेंशन नहीं लेने का बेटा। टन 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 टन। यस कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर किसी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी माइनर को एडमिट कर लिया गया, तो क्या उसके पास वहां पर कुछ लीगल राइट्स आएंगे, नहीं आएंगे? उस फर्म में कुछ हिस्से तो, हक तो मिलेंगे उसको। बताओ क्या कुछ लीगल राइट? अपेक्षा, दिविशा, तुषार, कौशल, अदिति, करेक्ट है बेटा। ज्योत, कौशल, नाइस, महक, वेरी वेरी गुड। तो लीगल राइट तो मिलेंगे ना। अब वो लीगल राइट पॉसिबली हो सकता है कि भैया पहला राइट तो यही है कि तेरे को हमने हक दिया है, राइट दिया है कि तू फर्म के प्रॉफिट को शेयर कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, तुझे हमने राइट दिया है कि तू फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को कॉपी कर सकता है, चेक कर सकता है और इंस्पेक्शन भी कर सकता है, ये भी राइट दिया उसको। तीसरा, ये भी सुन ले कि तेरा जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो तुझे मिलेगा, लेकिन अगर फर्म में कोई नुकसान हो रहा है तो तेरे प्रॉफिट के हिस्से को हम यूज भी कर सकते हैं, ये पढ़ोगे कल। और फोर्थ, फिफ्थ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, कि सोचो अगर एक माइनर ने, जब माइनर एडमिट हुआ था, एक माइनर जिसे फर्म में एडमिट किया गया था, सुनना लिखवाऊंगा कल ये पार्ट, अभी सुन लो, लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं। अगर एक माइनर को किसी पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट किया गया था एज ए बेनिफिशियरी, लेकिन अब वो पर्सन मेजर बन गया, एक माइनर जो बन गया मेजर, राजू बन गया जेंटलमैन, एक माइनर जो बन गया मेजर, एग्जैक्टली। तो मेजोरिटी एज गेन करने के बाद यहां पर लॉ ने 2 प्रोविजन बोले हैं बेटा। पहला प्रोविजन बोला है कि विद आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद, जिस दिन उसने मेजोरिटी एज गेन की, उसके 6 महीने की एक्सपायरी, विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने एक्सपायर हो गए, उसके बाद में उसे क्या करना पड़ेगा? उसे बताना पड़ेगा फर्म को कि वो उस फर्म का पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। दूसरी बात, अगर उसने पब्लिक नोटिस देके बात नहीं बताई, तो लोग कहता है भैया ऑटोमेटिकली उस पर्सन को, माइनर को पार्टनर मान लिया जाएगा। और पार्टनर माने वाला ऐसे नहीं, पार्टनर मान लिया गया तो आज तक माइनॉरिटी के टाइम पे उसने जितने भी बेनिफिट लिए थे फर्म से, उस सब के लिए वो लायबल हो जाएगा। मतलब जितना फायदा कमाया है ना, वो सारा पैसा वापस लेके आना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा फर्म को। यस, हाँ न्यूज़पेपर वो पढ़ाऊंगा, वो कल लिखवाऊंगा पूरा पार्ट बेटा। तो ये सारी बातें हम कल इस वाले टॉपिक में लिखने वाले हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट वन। 5 नंबर में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और आता है इस पार्ट के ऊपर। तो कल हम अपने इसी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, हम इसके अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन को कल हम लिखने वाले हैं। आज हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं कल दोबारा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। गाना गाओ जाओ, हाँ गाना, यस, बाय बाय, जय बाबा की जोर से बोलो। ठीक है, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, एक जो दिविशा, कौशल, बाय बेटा, मयंक सर बाय, टेक केयर, सी यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC,
Mostly my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।